हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। एक जिंदगी है लेकिन ख्वाहिशें इतनी सारी। और अगर ख्वाहिशों की आजकल बात करें तो अर्ली रिटायरमेंट एक ऐसी ख्वाहिश है जो हर किसी के जुबान पर आजकल छाई हुई है, सुनाई देती है, खासतौर से मिलेनियल्स की। तो आज मनी मंत्रा में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे अर्ली रिटायरमेंट के लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और क्या अर्ली रिटायरमेंट के लिए आप सही उम्र में हैं, क्योंकि रिटायरमेंट तो अर्ली है लेकिन उसके लिए प्लानिंग भी आपको अर्ली ही शुरू करनी होगी। तो कैसे होगा ये सब आज आपको बताएगा मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है आज ऑन द शो। मिलेनियल्स कर रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग, लेकिन क्या अर्ली रिटायरमेंट वाकई में प्लान की जा सकती है? कैसे जिंदगी के सारे शौक हों पूरे, बताएगा आपको आज मनी मंत्रा। क्या सीनियर सिटीजन खरीद सकते हैं इंटरनेशनल फंड? फंड खरीदने से पहले फंड हाउस का चुनाव कितना जरूरी, जानिए आज मनी मंत्रा पर। और आपकी आर्थिक जिंदगी के किसी भी पहलू को अगर आपको प्लान करवाना है, भले ही वो निवेश हो या इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो, अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हैं। नंबर है 9619873567। बेहद खास शो और इसीलिए हमारे साथ आज शो पर है खास मेहमान भी। हमारे साथ है मनी एज स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या और साथ ही में हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत उस्तिगी। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास शो में। तो आज हमारा फोकस होने वाला है मिलेनियल्स पर और फायर कॉन्सेप्ट पर, जिसके तहत फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी आपको कैसे मिले और कैसे आर्थिक आजादी के चलते आप अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सके, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। अर्नब जी, अर्ली रिटायरमेंट ऐसा ट्रेंड शुरू हो चुका है जहां पर लोग कहते हैं कि जिंदगी की पहली इनिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन अब दूसरी इनिंग के लिए हमें तैयारी करनी है। अच्छा, दूसरी इनिंग क्या है? वो ये है कि अपनी जिंदगी का हर एक दिन जो है आपको अपनी मनपसंद चीज करते हुए या मनपसंद जगह पर या जो भी आप बिना किसी चिंता के जैसे भी जीना चाहे उस हिसाब से प्लान कर सकें। तो अर्ली रिटायरमेंट हम कहेंगे कि जब आप 60 की बजाय 40 की उम्र में रिटायर करने के बारे में सोचें, प्लान तो बहुत अच्छा है, अगर एटलीस्ट ख्वाब में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उसके लिए आपको पेपर पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको पेपर पर एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। तो आजकल हम देख रहे हैं कि मिलेनियल्स एक फायर कॉन्सेप्ट को बहुत फॉलो करते हैं। अर्नब जी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचे तो वो क्या कहता है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है और रिटायर अर्ली होना है, जिसे FIRE कहते हैं और फायर कहलाता है। तो पहली चीज ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी कि इसका मतलब अगर हम सरल भाषा में समझे तो ये होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि काम करना पड़े पैसों के लिए, जिससे आपका डे टू डे पूरा जो खर्च है वो चले। तो यानी कि आपके पास उतना अमाउंट एज कॉर्पस होना चाहिए ताकि उसके अर्निंग से ही आपका पूरा घर या आपके पूरे एक्सपेंसेस है वो चल सके। और इसके लिए रिटायर अर्ली वो एक दूसरा पहलू है इसका, जहां पर आप नॉर्मल एज जो रिटायरमेंट होती है 58, 60, जिसे ट्रेडिशनली रिटायरमेंट एज कहते हैं, उससे पहले अपना जो करंट प्रोफेशन है या वर्क है या एम्प्लॉयमेंट है वो छोड़ के अपने आप जो आपको अलग, जिसमें इंटरेस्टिंग जो भी चीज लगे वो आप करने को लगे। तो इसमें अगर हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझे तो इसमें दो चीज होती है। एक होती है कि आप अपना फाइनेंशियल होती है कि आप अपना फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो एक मजबूत कर दे, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक साइड है और दूसरी साइड एक नॉन फाइनेंशियल प्लानिंग भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि आपकी नौकरी है आज, तो आप नौकरी छोड़ के कुछ नहीं करने वाले,
आप कुछ करने वाले हैं, तो ये जो नॉन फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, उसमें आपको ये भी पूरी तरह से प्लान करना पड़ेगा कि आप क्या करोगे आगे, किस तरह करोगे, क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया कि एक बार तय कर दिया कि मैं एक सर्टेन एक्टिविटी करूंगा, फिर 6 महीने बाद आपको लगे कि वो ना करो। बिल्कुल, तो लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ये महसूस क्यों हो रहा है? आपने सही कहा कि आर्थिक तौर पे आपको प्लानिंग तो करनी ही है, लेकिन हेमंत जी, आर्थिक तौर के साथ साथ आपको मानसिक तौर पर भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है हेमंत जी कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है आजकल लोगों को कि आपको अर्ली रिटायरमेंट की ओर जाना चाहिए? हमने देखा, हमसे पहले भी जो पीढ़ियां थी या मिलेनियल्स के पहले की जो पीढ़ियां थी, अगर हम उन्हें देखें तो उन्होंने काफी मेहनत करते थे, 60 की उम्र तक काम करते थे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ आय का स्रोत तो उनका बना ही रहता था। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का डर होना अच्छा तो है, लेकिन अर्ली रिटायरमेंट जैसे बड़े बड़े गोल्स को प्लान करने के लिए आपके पास कुछ तो ट्रिगर होगा, या कुछ तो अपनी जिंदगी में आप महसूस करते होंगे जिसकी वजह से लोगों में ये चलन आना शुरू हुआ है। क्या होगा वो हेमंत जी? आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हमारे देश में अगर बात करें रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो 3 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत दूर है, अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। दूसरे ऐसे हैं जो प्लान करते हैं और जो ट्रेडिशनल एज है 58-60 वहां पे रिटायर होते हैं। और तीसरी तरफ ये लोग हैं, स्पेशली जैसा आपने कहा मिलेनियल जो है, उनको लगता है कि हमें जल्दी रिटायर होना होगा। तो उसका कारण क्या है? देखिए, 2-3 कारण है जिसके उनको लगता है कि ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, और ये नंबर अभी शायद बहुत होता है, बट मुझे लगता है आगे आने वाले सालों में शायद थोड़ा बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये, एक तो मुझे लगता है कहीं 2-3 कारण है इसके। एक तो लोग ज्यादा समय एक पर्टिकुलर एज के बाद अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं। दूसरे, उनके जो दूसरे इंटरेस्ट, जो पैशन है, उसको वर्क लाइफ खत्म होने के बाद उसको वो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप ऐसे इंटरेस्ट को फॉलो करते हो तो आपके पास इनकम का सोर्स भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप उस एज के बाद फिर आप इनकम करना बंद कर दोगे। और तीसरा, जिस तरह से जो वर्किंग एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ है, उसके देखते भी काफी लोगों को लगता है कि हमें एक समय के बाद जल्दी रिटायर होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, मेजर जो इंटरेस्ट का कारण है उसका ये है कि हमें अपने जो पैशन है, दूसरे पैशन जो है, उनको फॉलो करना है। लेकिन ये मैं बता दूं, यहाँ पे आपको क्यों जल्दी रिटायर होना है, आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हम 45 में रिटायर होंगे, उसके बाद हम सिर्फ आराम करेंगे। वैसा लाइफ होता नहीं है। कहीं ना कहीं या तो आपके पास कोई पैशन हो, आपको क्लैरिटी हो, वो करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना होगा कि आप ट्रेडिशनल एज से जितने पहले, या अगर 1 साल भी पहले अगर आप रिटायर होते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 1 साल आपकी इनकम कम होगी, 1 साल आपके एक्सपेंसेस आपको कवर करने पड़ेंगे, 1 साल आपको कंपाउंडिंग का फायदा कम होगा। और अगर आप 15 साल पहले करते हैं तो आपको ये जानना होगा कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट कितना है। क्या आप उसके लिए मेंटली तैयार हैं? क्या आपके पर्सनल सिचुएशन आपको वो अलाउ करती है? कभी कभी क्या होता है, पीयर ग्रुप में हम सुनते हैं, चलिए हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि हमें जल्दी रिटायर होना, तो हमको भी लगता है कि चलिए हम भी कोशिश करेंगे जल्दी रिटायर होने की। बट आई थिंक जल्दी रिटायर होने का कारण होना चाहिए, जैसा मैंने कहा, और आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपको जल्दी रिटायर होना है तो उसके लिए फाइनेंसेस आपके पास कहां से है। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो मेरे ख्याल से आप दोनों ही मानेंगे कि अर्ली रिटायरमेंट का आपका सपना जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको अचीव नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे आपका ट्रिगर जो कुछ भी हो, आपकी मंशा जो कुछ भी हो, भले ही आप अपने करियर से ब्रेक लेना चाहते हो, आप सबैटिकल लेना चाहते हो, आपके पास जिंदगी में कोई और एस्पिरेशन है जो आपको पूरी करनी है, लेकिन ये सब मुमकिन है अगर आप एक सही तरह की, स्पष्ट तरह की रणनीति अपनाएं। और ये ऐसा नहीं होगा कि आपने आज सोचा कि जल्दी रिटायर होना है और आप 10 साल के बाद रिटायर भी हो लिए। नहीं, ये तभी मुमकिन होगा जब आपने अपने लिए सही प्लानिंग कर रखी होगी। आपने अपनी रिटायरमेंट या अर्ली रिटायरमेंट की बात की, जिंदगी की जो आकलन है उसका, खर्चों से लेकर आपके निजी तौर पर आपको कैसे अपनी ग्रोथ का भी ख्याल रखना है, इन सब का आकलन करते हुए आपको प्लानिंग करनी होगी। तो अब हम आपकी अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करवाते हैं। तो अर्णव जी, पहला सवाल, कौन सी उम्र सही होगी? अगर मान लीजिए मुझे 40 के साल में 40 की उम्र में रिटायर करना हो, तो मुझे किस उम्र से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए? या कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं भाई, हम 60 की उम्र तक नौकरी नहीं कर सकते हैं, छोड़ेंगे, ब्रेक लेंगे, दुनिया घूमेंगे, पैशंस को परस्यू करेंगे, जो कुछ भी है, लेकिन 40 के बाद नहीं करेंगे। कौन सी उम्र से शुरू करूं फाइनेंशियल प्लानिंग? मेरे हिसाब से देखिए,
आप 40 को ही एक बेंचमार्क मत लीजिए, आप 45 को भी टारगेट रख सकते हैं, 50 को भी रख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि छोटे समय में आपका पूरा कॉर्पस हो जाएगा या आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मेरे पास इनफ अमाउंट है विच विल लास्ट मी फॉर माई रिटायरमेंट। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 15 ईयर्स तो आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप पूरी तरह से अच्छी तरह से प्लानिंग करें, जिससे आप आगे जाते हुए आपको अपने पूरे रिटायरमेंट एज में पैसे की कमी ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं। एक, आप अर्ली रिटायर हो रहे हैं, यानी कि आपको वैसे भी एक लंबा पीरियड कवर करना है। दूसरी, ड्यू टू लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, आपके लिए वैसे भी आपकी एज के हिसाब से आपको ये देखना होगा कि और कितने साल है जहां के लिए आपको प्रोवाइड करना है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपके फाइनेंसिस बाद में अगर आपको कम लगे तो ये वहां से बाद में इसको रिकूप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से देखिए 15 इयर्स तो मिनिमम आपको देने चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जहां पर आप जो चाहिए वो कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये 15 इयर्स, मान लीजिए आप 27 के हो तो उससे आप गिन सकते हैं, अगर आप 30 के हो फिर भी आप गिन सकते हैं। तो आप एज एन इंडिविजुअल जो अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करके ये तय करें। ऐसा ना हो कि एक फिक्स्ड एज डिसाइड कर ले कि यहां पर ही मैं रिटायर होऊंगा। तो आपकी सिचुएशन देखते हुए जब आप इस प्रकार की लंबी थोड़ी प्लानिंग करेंगे और इसके लिए ज्यादा अमाउंट भी चाहिए निवेश करने के लिए, तो ये सब जब आप एक साथ कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो अर्ली रिटायरमेंट का पूरा प्लान है वो अचीवेबल है और वो सस्टेनेबल है। फिर आप दूसरी एक तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट चाहिए और कहां करने हैं। तो आप जो भी उम्र चुने रिटायर होने की, उससे 15 साल पहले आपको शुरू कर देनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है। लेकिन हेमंत जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और ये समझाएंगे कि आपको इस प्लानिंग में क्या क्या बातों का सबसे पहले ख्याल रखना होगा। अच्छा, अर्ली रिटायरमेंट की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कमाई का और कोई जरिया ना हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से उसका बंदोबस्त आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी हेक्टिक लाइफ को छोड़कर कुछ सालों का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अगर कुछ नौकरी वगैरह करना चाहे, भले ही वो उनकी पहली इनिंग की तरह उनको कमाकर ना देती हो, लेकिन जिस तरह की जिंदगी वो जीना चाहते हैं उस तरह की जीवन शैली का आकलन करते हुए उनको प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। तो मानकर चलें कि आपके पास कमाई का कोई जरिया नहीं रहने वाला है, तो किन किन खर्चों को और लाइफस्टाइल से जुड़ी किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा? कविता, देखिए, अगर हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर प्रोसेस की बात करें रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो चाहे आप किसी भी एज पे डिसाइड करें रिटायर होने के लिए, तो आपका जो प्रोसेस बेसिकली वही सेम रहता है। लेकिन फर्क कहां पे आता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं, एक 50-30-20 रूल होता है, जिसमें हम कहते हैं कि जो 50% जो आपके एसेंशियल में जाता है और 30% जो आपके वांट्स में जाना चाहिए, यानी कुछ आप लग्जरी करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, और 20% जो आपके सेविंग में जाना चाहिए। ये एक कन्वेंशनल तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डेवलप करने का। लेकिन अगर आप एक उनमें से हैं जो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, तो आपको इन सब प्रिंसिपल्स को भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस वही है, आपको प्लान करना है, आपको देखना है कि कितना समय है आपके पास, कितना पैसा लगेगा, और ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है यहाँ पे। देखिए, जब हम 60 साल की उम्र में हम जब रिटायर होते हैं, तब तक हमारे ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कंप्लीट हो चुकी होती हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए 30 साल पे प्लानिंग करना शुरू करते हैं और 45 में आपको रिटायर होना है, तो आपके पास तो दोनों का जो गैप है, कन्वेंशनल जो स्टेज है रिटायरमेंट की और आपकी जो रिटायरमेंट एज है, उसमें 15 साल का फर्क है। तो आपको बहुत तरीके से एनालाइज करना होगा कि अगले 15 साल ये और उसके आगे मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। इस तरह का पोर्टफोलियो बनाए। एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास समय कम है। इवन दो इफ यू हैव 15 ईयर्स, उतना लंबा समय नहीं है, आपको थोड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना होगा दोनों तरीके से। एक तो कितना आप इन्वेस्ट करेंगे वो, दूसरा जो एसेट एलोकेशन जो आप बनाएंगे वो आपको एग्रेसिव बनाना है। तीसरा, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि आप ये जो 15 साल है इसमें कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट करते रहें। लेकिन साथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, इफ यू आर मैरिड, अगर आप बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन,
सबके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ एक गोल के ऊपर ध्यान देके आप बाकी गोल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहुत ही क्लियर है, जैसे मैंने कहा, एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, उसके साथ जो अटेंडेंट रिस्क है उनको समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके भी चलना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट एज। अच्छा, अब अगर बात करते हैं आपके ऊपर लाइबिलिटीज की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फाइनेंशियल अगर आपके पास आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, अगर आपने किसी तरह का कर्ज ले रखा है या आपके ऊपर कोई आर्थिक तौर पे जिम्मेदार है, तो सबसे पहले आपको इसकी प्लानिंग करनी होगी। इमरजेंसी फंड तो आपको अभी बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप रिटायर हो रहे हैं जल्दी, तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी फंड की जरूरत आपको तब भी पड़ेगी। तो ये तो एक निर्धारित चीज है जो आपके पास होनी ही चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब बात आती है अर्णव जी, तो इसी को अगर बाइफिकेट करना चाहूं मैं, आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज है जो कि आपको एक्चुअली नहीं रखना चाहिए, अगर आपको ये पता है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट लेनी है और आप एक फाइनेंशियल रिस्क लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, तो जितना हो सके आप लोन से बचें, कर्ज से बचें। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई आर्थिक तौर पर जिम्मेदार है या आश्रित है अर्णव जी, तो इसकी प्लानिंग और इसके लिए बंदोबस्त कैसे किया जाए? देखिए, इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट प्लानिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि एज फार एज एक इमरजेंसी फंड इज कंसर्न, तो ये तो सभी को ही रखना है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, और शायद थोड़ा ज्यादा भी रखना है, क्योंकि इस प्रकार की, जैसे हमने देखा पिछले 2 साल में, कोई महामारी या कोई बड़ा दूसरा प्रॉब्लम आ जाए तो दैट इज इनफ कि वो आपके रिक्वायरमेंट्स को टैकल कर सके। दूसरी बात है कि आप किस प्रकार का कर्ज ले रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए, और कितना ले रहे हैं, क्योंकि देखिए कई लोगों के पास इतने सारे लोन्स होते हैं, होम लोन होता है, कार लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, सब चीजें लोन पे होती है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, जिससे क्रेडिट कार्ड के ऊपर हो गया, तो या काफी पेमेंट्स ईएमआई पे हो रहे हैं, तो ये सब आपको इंस्टेंट प्लेजर तो देते हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू कंज्यूम, लेकिन इससे आपकी जो बर्डन है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काफी हाई होती है। तो अगर आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सिस्टमैटिकली प्लान करके ये सभी जो डेट्स है उसको बेयर मिनिमम रखना है और उसे धीरे धीरे करके कम कर देना है, क्योंकि इस प्रकार की लायबिलिटीज का मतलब यही है कि आपको और ज्यादा कॉर्पस चाहिए, और ऐसा ना हो कि आप एक साइड लायबिलिटीज बढ़ाते जाए, दूसरी साइड अपना इन्वेस्टमेंट या कॉर्पस बढ़ाते जाए, पर लेकिन क्योंकि आपको एक नेट इफेक्ट देखना है, ऐसा आपको सिर्फ ग्रॉस कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो नहीं देखना है, उसके सामने लायबिलिटीज को भी ऑफसेट करना है, और फिर जो नेट फिगर है वो एक्चुअली आप यूज कर सकते। तो ये एक चीज है। दूसरी बात है कि आपके पास कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लाइफ में, तो उनको सिर्फ एक और एक गोल के सामने नजरअंदाज नहीं करना है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करके ये सभी गोल्स को शामिल करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप एक के बजाय कुछ दूसरा कर रहे हैं तो एक की जगह कहीं और सैक्रिफाइस हो रहा है, जिससे पूरा संतुलन बिगड़ जाए। तो उसी तरह जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको एग्रेसिवली सेव करना है, तो एग्रेसिवली सेव आप कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हर एक चीज में आप अंदर जाके ये देखिए कि क्या इसका नेट इफेक्ट है, और क्या मैं सही तरीके से ओवरऑल जो रिस्क है और ओवरऑल जो लायबिलिटीज है वो मैं क्या कम कर रहा हूं और किसके कॉस्ट पे कर रहा हूं। तो आपको एक बैलेंस रख के ये पूरा प्लानिंग करना है, और सिर्फ न वन साइडेड व्यू देखकर। निवेश स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हेमंत जी, अगर हम रिटायर होने वाली उम्र के 15 साल पहले अगर प्लानिंग शुरू करें, जितना हो सके आपको इक्विटी में अपना डालना चाहिए पैसा। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि आपके पास उतना लंबा समय नहीं है, हाँ, और आपको कॉर्पस बहुत बड़ा बनाना है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आपको अगर मैं दूसरे ऐसे निवेशक से आपको कंपेयर करूं तो जो ट्रेडिशनल एज पे रिटायर होते हैं, तो उसके 15 साल आपको और अपने फाइनेंसेस को प्रोवाइड करना है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी एग्रेसिव होगा, और ये हम समझ लें अगेन कि इक्विटी बाय इटसेल्फ जो है वो एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा सेक्टर फंड में, थीमेटिक फंड में डाल दें, उसमें भी आपको किस तरह के फंड चुनने हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, मल्टी कैप फंड हो गए, क्योंकि तीनों के तीनों जो मार्केट सेगमेंट्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पोर्टफोलियो में, जो आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो अपने रिटायरमेंट के लिए। तो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस करके बनाइए, लेकिन एक्सपोजर जो है मैक्सिमम, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए आपका पैसा जो है वो इक्विटी में जाना होगा। बट एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कविता, आई थिंक हमने जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की,
पोर्टफोलियो एग्रेसिव बनाना है, सेविंग भी बहुत एग्रेसिव करना है, लेकिन एक इंश्योरेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है, आई थिंक उसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होगा, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, क्योंकि आपके एस्पिरेशन है जल्दी रिटायर होने के, लेकिन जो लोग आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो उनके पास कोई कंप्रोमाइज उनकी लाइफ पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप नहीं कमाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी, हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो लाइफ इंश्योरेंस है, दोनों के दोनों एडिक्वेट है और सही तरह के आप प्लान चुनें। अच्छा, इन सब के बीच में हमने अब तक महंगाई की बात नहीं की है अर्नव जी। आपने रिटायरमेंट तो ले ली है, आप अपनी बाकी चीजों को परस्यू कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन महंगाई तो वैसे ही बढ़ रही है ना, उसका भी तो आपको सामना करना होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज की जो आपकी फाइनेंशियल रणनीति हो उसमें महंगाई का बंदोबस्त ही हो। क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई इज एन इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि आप जब रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो उसमें जब आप पूरा वर्किंग करते हैं कि आपको कितना कॉर्पस चाहिए, आपके फ्यूचर के एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये सभी में इन्फ्लेशन आ जाता है। और ये इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी अनसर्टनिटी है, क्योंकि एक साल आगे भी इन्फ्लेशन कितना होगा वो जानना डिफिकल्ट है। तो टू प्रेडिक्ट कि अगले 20 साल 25 साल में इन्फ्लेशन क्या होगा, वो तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये इन्फ्लेशन एक चीज होती है जो पूरी प्लानिंग को डिसरप्ट कर देता है। इसीलिए जो इन्फ्लेशन का जो एस्पेक्ट है वो हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। और मेरा यही कहना है कि मान लीजिए कि आप एक सर्टन रेट ऑफ इन्फ्लेशन ले रहे हैं पूरे पीरियड के लिए अपने प्लानिंग में, तो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर आप थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेशन रेट कंसीडर कीजिए अपने वर्किंग्स में, क्योंकि इससे एक लेवल ऑफ कंफर्ट भी आपके प्लानिंग में आ जाएगी। शायद आपके टारगेट्स थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन इट इज बेटर कि आप थोड़ा कॉशन के साथ अपना प्लानिंग करें, क्योंकि बाद में हमने देखा भी है कि कई सारे लोग जो रिटायर्ड होते हैं वो उसी समय के बारे में सोचकर अपना पूरा पैसा निवेश कर देते हैं और इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते। तो उसमें तकलीफ क्या होती है कि 10, 15, 20 साल बाद उनको ये पता चलता है कि उनकी जो इनकम है वो उस समय के एक्सपेंसेस और उस समय की नीड्स के मुताबिक नहीं है और वो कम पड़ रही है। तो वही रिस्क आपको इस प्रकार के लंबे रिटायरमेंट पीरियड के लिए उपस्थित होगा, और ये रिस्क को फेस करने के लिए आपको इन्फ्लेशन पे ज्यादा ध्यान देना होगा और कंजर्वेटिव भी अपने वर्किंग में बनना होगा। अच्छा, एक चीज जो आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपने रिटायरमेंट तो ले ली जल्दी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपकी आर्थिक जिंदगी खत्म हो गई है। अगर आप कमा रहे हैं, आपकी आय लगातार बनी हुई है, चाहे कितनी भी राशि की हो, कितनी भी रकम की हो, तो हेमंत जी जरूरी है कि आप उस वक्त भी अपने लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाएं, है ना। ये काफी हद तक निर्भर करेगा कि आपकी सिचुएशन फाइनेंशियली उस वक्त कैसी है, आप कितना रिस्क ले पा रहे हैं, आपके क्या लाइफ के गोल्स हैं। लेकिन बचत और निवेश में तालमेल तो उस वक्त भी आपको बैठाकर रखना चाहिए। क्या कहेंगे? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने कहा। इन्फ्लेशन जब हम एक्यूमुलेशन स्टेज में है, जब हम कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं, तब भी इंपॉर्टेंट है, और जब हम उस स्टेज में है जब हम डिसबर्समेंट की बात करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाए, किसी भी एज पे आप रिटायर हो, उसके बाद भी इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय जो आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हो, वो भी आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, एक तो उसमें क्षमता हो कि वो आपके लिए रेगुलर डिविडेंड, रेगुलर इनकम जो है वो क्रिएट कर सके, और दूसरा कहीं ना कहीं उसके अलावा वो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आप क्या देखेंगे, एक समय के बाद आप जो इन्फ्लेशन के साथ जो जिस तरीके से आपको पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप प्लान करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनकम जनरेशन की आप जो करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत टैक्स एफिशिएंट हो। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड जो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो ऑफर करते हैं, बजाय इसके आप इनकम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाए तो आपकी इनकम में ऐड हो, आपको टैक्स लगे। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जहां पे आप फंड को बोलते हैं कि आप इतना पैसा मुझे हर महीने दीजिए, वो ना ही सिर्फ टैक्स एफिशिएंट है बल्कि वो इंश्योर करता है कि आप एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट में रहते हुए भी आपको हर महीने जितना पैसा मिलना चाहिए, जिस तारीख को मिलना चाहिए, वो आपको मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा हो जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ताकि जो स्ट्रैटेजी है इनकम जनरेशन की वो ऐसी होनी चाहिए जो टैक्स एफिशिएंट हो, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न आपके लिए, चाहे वो एक्यूमुलेशन स्टेज हो या डिस्बर्समेंट स्टेज हो,
दोनों स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का होना चाहिए। बिल्कुल। तो बुनियादी एस्पेक्ट क्या होते हैं अर्ली रिटायरमेंट के, उन पर हमने चर्चा की है, लेकिन रिटायरमेंट एक ऐसा निजी गोल है जिसके सिनेरियोज आपकी लाइफस्टाइल के मुताबिक और आपकी आय के मुताबिक बदलते रहते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या आपका मन है और आप समझना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं कि ये आपके लिए मुमकिन है या नहीं, तो अपना सवाल हमें भेजिए। मनी मंत्रा में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों से जुड़ेंगे और उनके सवालों को शो में शामिल करेंगे। लेकिन उस बीच अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। सोशल मीडिया पर लाइव है इस वक्त हम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और अब अगले आधे घंटे हम देंगे आपके सवालों के जवाब। अर्नब पंड्या, हेमंत स्तुति हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप अगर ये शो लाइव देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। लेकिन चलिए हम जुड़ेंगे हमारे दर्शकों के साथ और पहले दर्शक राजकुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजकुमार जी नमस्कार सर, क्या हालचाल? हेलो। हाय राजकुमार, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग मैम। बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा है कि आप एनएफओ में निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं। अब तक कोई एनएफओ खरीदा है? नहीं मैडम, मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पे वो आए थे म्यूचुअल फंड एडवाइजर, तो मुझे बता रहे थे, तो मतलब एक बार आपसे पूछ लेता हूँ एक बार। बहुत अच्छा किया। मुझे ये बताया, इससे पहले आपने शायद कहीं निवेश नहीं किया है म्यूचुअल फंड्स में? नहीं, फर्स्ट टाइम है मैम मेरा। पहली बार आप निवेश? अच्छा। तो अगर आप मुझे लगातार सुनते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बिना रणनीति के तो हम निवेश करने की सलाह कभी देते नहीं है। क्या? सॉरी मैम, आपकी वॉइस काफी ब्रेक हुई है। बिना कोई फाइनेंशियल गोल के हम निवेश करने की सलाह देते नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको किस पर्पस से निवेश करना है, आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको किस तरह के निवेश इंस्ट्रूमेंट में प्लान कर रहा था मैम मैं। जी रिटायरमेंट के हिसाब से प्लान कर रहा था मैं। कितने साल? 30 साल और ना? यस मैम, 30 ईयर। कितना आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीना? 2000 रुपए? शुरुआत तो 2000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही वो होगा। ओके। रिटायरमेंट तक आपने कुछ सोचा है कि कितना खर्चा आपको चाहिए होगा हर महीना? नहीं मैम, अभी तक कुछ गोल डिसाइड नहीं है मेरा, कुछ आइडिया नहीं इस बारे में। चलिए ठीक है, हम कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट की तो शुरुआत कर ही देते हैं। अर्नब जी, अब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इनको एनएफओ में तो निवेश नहीं करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात सुनी और उसके बाद सीधा हमसे पूछ लिया कि क्या एनएफओ में पैसे लगाएं या ना लगाएं। हम राजकुमार जी को एक रणनीति सुझाएं, उससे पहले मुझे आपसे ये समझना है कि राजकुमार तो खैर एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं जो कि शायद निवेश के बारे में अभी समझ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों एनएफओ में आपको निवेश करने से थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए या थोड़ा बचना चाहिए? देखिए, एनएफओ एक न्यू फंड ऑफर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक नया फंड लॉन्च किया जा रहा है और वो इनिशियल अमाउंट कलेक्ट करेगा निवेशकों से और फिर अपनी वो अमाउंट डिप्लॉय करके अपना कार्यकाल शुरू करेगा। तो जब भी कोई निवेशक कोई फंड में पैसा डालता है तो उनको कई सारी चीजें देखनी होती है। एक होता है कि फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। दूसरा ये भी अच्छा लगता है कि जब आपको पता है कि आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ जाने वाला है, कितना एक्सपोजर है कहाँ पर, तो ये सब चीजें आप एक एग्जिस्टिंग फंड में देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कैटेगरी का एक फंड आ रहा है, कोई मल्टी कैप या मिड कैप फंड आ रहा है, तो आपके पास आज की तारीख में चॉइस है कि आप एग्जिस्टिंग फंड्स जो है, जो कई फंड्स तो 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, तो इतनी लंबे समय पीरियड तक आप देख सकते हैं कि पूरा जो इक्विटी मार्केट का साइकिल है या इवन डेट मार्केट का साइकिल है,
तो जो अप्स एंड डाउन्स है उसमें कोई फंड ने किस प्रकार से काम किया है। तो आपको इस प्रकार का फंड चूज करना है जो सभी प्रकार की सिचुएशंस को ओवरऑल एंटायर मार्केट साइकिल एंड इवन लॉन्गर वो सही तरीके से हैंडल कर सके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनएफओ के बजाय अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फंड्स है उसका पूरी तरह से स्टडी करें, उससे देखें क्या ये मेरे लिए सूटेबल है और वो चूज करें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी एनएफओज को आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई अगर एनएफओ आ रहा है जो एक अलग प्रकार का एक्सपोजर आपको दे रहा है, अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर आप देख सकते हैं जिससे इसका एडिशन आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा पूरा बैलेंस लाएगा और वो आपके जरूरत के हिसाब से हो। तो ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि एनएफओ के बजाय अगर आप एग्जिस्टिंग फंड्स में देखते हैं और वहां पर आपको अच्छा एक ऑप्शन मिलता है तो उसे आपको चूज करना पड़े। तो आप इनको रेकमेंड करेंगे अगर इनको शुरुआत करनी हो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की? क्लियर गोल है, रिटायरमेंट के लिए लगभग 30 साल का समय है इनके पास। इनको रिटायरमेंट के लिए समय लंबा है और इसीलिए एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से इनको इक्विटी फंड से शुरू करना चाहिए। पर क्योंकि ये नए इन्वेस्टर हैं इनको एग्रेसिव इनिशियली नहीं होना है। मेरे हिसाब से ये एक लार्ज कैप फंड से इनिशियली शुरुआत कर सकते हैं और फिर आगे जाते जैसे उन्होंने भी कहा कि वो पैसा बढ़ाएंगे तब फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या मिड कैप फंड धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मिराई एसेट लार्ज कैप या कैनरा रोबेको ब्लू चिप दोनों में से एक लार्ज कैप फंड के साथ ये पूरा अपना अमाउंट की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, रिटायरमेंट का लक्ष्य है, लिहाजा आपको अपना निवेश बढ़ाने की भी सलाह हम देते हैं। और रिटायरमेंट के बाद यानी 60 के बाद आपको हर महीना कितना खर्चा लगेगा, थोड़ा सा आपको महंगाई का भी कैलकुलेशन करना होगा और आपके ऊपर अगर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगी उस वक्त, इन सब बातों का आपको थोड़ा सा आकलन करना होगा राजकुमार, और उसी के मुताबिक आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल तक रिटायरमेंट के लिए पहुंच पाएंगे। लेकिन शुरुआत आप इन 2 फंड से कर सकते हैं जो आपको अर्नव जी ने रेकमेंड किए हैं। हमारे अगले दर्शक अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक जी नमस्कार, कुछ बताएं अपने बारे में। नमस्ते मैडम, मैं अभिषेक कोलकाता से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि किसी के फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखें? मेरा सवाल ये है कि किसी के फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखें? हम फंड हाउस को पहले सिलेक्शन करें या किसी पर्टिकुलर फंड का सिलेक्शन पहले करें? ठीक है, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे दर्शकों को आपके सवाल से काफी सारी चीजें इन्वेस्टमेंट को लेकर और म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने को लेकर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपने इससे पहले, मैं समझ रही हूं कि कभी कोई निवेश नहीं किया है ना? नहीं, मैंने निवेश किया है। अभी काफी फंड हाउस के नए नए आईपीओ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं जानना चाह रहा था कि फंड हाउस का सिलेक्शन पहले जरूरी है या पहले फंड को मैं चुनूं? सबसे पहले आपको अपनी गोल्स को डिसाइड करना है। आपने अपने लिए गोल्स तय किए हैं? हाँ जी, मेरा गोल डिसाइडेड है। हाँ, और कितने कितने समय के गोल्स हैं? 5-6 साल, लंबे लंबे गोल्स हैं ना? मेरे लंबे 10-15 साल के सारे गोल्स हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि अपने गोल्स डिसाइड करने होंगे, अपने इन्वेस्टमेंट की टाइम होराइजन डिसाइड करनी होगी, और उसके बाद सवाल आता है फंड हाउस या स्कीम। हेमंत जी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है ये जो दुविधा है काफी सारे इन्वेस्टर्स को रहती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जैसा आपने कुछ तो ऑलरेडी उनको बता दिया कि आपके जो प्रोसेस है वो इन्वेस्टमेंट गोल से शुरू होना चाहिए। देखिए, फंड सिलेक्शन जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का लास्ट स्टेप होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली काफी बार हम उसको अपना फर्स्ट स्टेप बनाते हैं। तो होता क्या है कि हम या तो बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं या तो बहुत कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि आपको शुरुआत कहां से होनी चाहिए, गोल्स आप बनाते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपकी एसेट एलोकेशन किस तरह की हो। लॉन्ग टर्म का पैसा आप इक्विटी में लगाते हैं, शॉर्ट टर्म का पैसा आप डेट में लगाते हैं ताकि कैपिटल सेफ्टी हो। तो अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपने चुना कि इक्विटी में आपको पैसा लगाना है। दूसरा स्टेप होना चाहिए, तो आपने डिसाइड किया कितना पैसा आपका इक्विटी में है। उसके बाद इक्विटी में भी बहुत सारे ऑप्शन है। 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में कर सकते हो या तो फिर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हो। अगर आपने चुना कि हम म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, थीमेटिक फंड। तो आपको जैसा मैंने पहले भी शो में कहा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विटी जो है वो एग्रेसिव एसेट क्लास है। आपको अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाना, लेकिन एट द सेम टाइम
इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंट सेगमेंट्स का एक्सपोजर मिले। तो मान लीजिए आपने चुना कि आप किसी फ्लेक्सी कैप फंड में या किसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपने एसेट एलोकेशन चुनी, अपने कैटेगरी ऑफ फंड चुना, उसके बाद आप वो फंड को चुनेंगे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो और जिसकी पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी हो। अब इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने पूछा कि फंड हाउस का उसमें क्या रोल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपको किसी ब्रांड से प्रेफरेंस होती है, आप थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको आप वेटेज दे सकते हैं, बट वो एक मेन कारण नहीं हो सकता। मेरा एडवाइस आपको ये है, बजाय इसके आप फंड हाउस का ब्रांड देखें, उससे अच्छा आप उन फंड हाउसेस के साथ जाइए। जैसे अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो डिफरेंट कैटेगरी के इन फंड हाउसेस के फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक किसी भी फंड हाउस के सारे फंड अच्छे करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास 10 कैटेगरी के फंड है, उनके 5 या 6 कैटेगरी के फंड कंसिस्टेंटली अबव एवरेज कर रहे हैं, तो ऐसे फंड हाउसेस के पास जाइए। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अगर फ्यूचर में जाके आपको अपनी एलोकेशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको लगता है मान लीजिए आप किसी मिड कैप फंड में हैं, वहां से आप किसी मल्टी कैप फंड में आना चाहते हो और उन फंड्स के अगर बाकी फंड भी अच्छे कर रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फिजिकली पैसा निकाल के वहां डालें। तो फंड हाउस का रोल ज्यादा रोल नहीं है वहां पे। मैं चाहूंगा कि आप सीधा सीधा अपने इन्वेस्टमेंट फॉलो कीजिए और फंड कौन सा आपको सूटेबल है उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करिए। चलिए अभिषेक जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगले दर्शक हमारे साथ प्रमोद फोन लाइन पर हैं। प्रमोद जी नमस्कार जी। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आगरा से बोल रहा हूँ और मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। अच्छा। और मैं बहुत लंबे समय से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। लिटरली मैंने कभी पीपीएफ अकाउंट ना खोल के ईएलएसएस में ही लगाया है पैसा हमेशा। अच्छा, अच्छा। और मेरे 3-3 साल में पैसे डबल भी हुए हैं। अच्छा, है ना। लेकिन मतलब ऐसा होता है कि मुझे जो अब अनुभव होता है कि जो म्यूचुअल फंड जो है उसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं कि जो इनकम नहीं दे पाते। उसका क्या कारण है ये वो बताते नहीं है। मेरा उसी से संबंधित एक प्रश्न है, आप कहें तो मैं अपना प्रश्न बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछिए ना। हाँ, मैंने दिसंबर 2017 में टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड में लगाया था पैसा। ठीक है। आज की डेट में भी इतना मार्केट चढ़ने के बाद भी वो -7.11% चल रहा है। तो जबकि और सारे फंड, एक साल पहले मैंने कैनरा रोबेको को इक्विटी में लगाया था, वो 18% दे रहा है। स्टेट बैंक में लगाया था, वो दे रहा है, वो बढ़ा हुआ है। और एचडीएफसी लॉन्ग टर्म है। ऐसे बहुत सारे मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ, एक ही में नहीं लगाता हूँ पैसा। अच्छा। तो इनको मैंने पूछा भी, लेकिन इनकी ओर से कोई संतोषजनक अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि क्यों ये अभी तक माइनस में चल रहा है, जबकि सारे फंड जो है, इवन जो मैं डायरेक्ट इक्विटी में खुद भी मैं लगाता हूँ पैसा, वो भी खूब ऊपर हो गया है। तो मुझे यही बिल्कुल आपका सवाल समझ गए हैं। आपको बताते हैं कि फंड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप ऐसे अनुभवी निवेशक हैं जो कि हमें बहुत कम हमारे शो पर मिलते हैं, जो कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड निवेशक रह चुके हैं काफी सालों से। मुझे कुछ बताइए, आपकी जर्नी इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड के जरिए आपने अपने कोई आर्थिक लक्ष्य पूरे किए हो, कोई कॉर्पस इकट्ठा किया हो? आपने कहा कि आप रिटायर्ड हैं, तो क्या आपने रिटायरमेंट का कॉर्पस म्यूचुअल फंड के जरिए इकट्ठा किया है? मेरे मेनली 2 ही थे कि बच्चों की शादी और मकान। तो मकान भी मेरा बन गया था, और बच्चों की शादी में जो म्यूचुअल फंड में मैंने जो अपना कॉर्पस इकट्ठा किया था वो बहुत काम आया, और उसी पैसे को मैं री इन्वेस्ट करता रहा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बार 3 साल में मेरे पैसे डबल भी हो गए थे, वो सब बहुत काम आए उसमें। और एक मुझे हैबिट पड़ गई है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, और खुद भी मैं डायरेक्ट करता हूँ इन्वेस्ट, दोनों ही काम करता हूँ। तो मैंने ऐसा सीखा खुद, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का, कि मैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खोल के देख लेता था कि ये लोग किस किस उसमें कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है करने की। तो मैं भी उसी हिसाब से खुद ही मैं करने लगा, और मुझे बहुत फायदा हुआ उसमें। चलिए प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा आपका सवाल मुझे। और अर्णव जी देखिए, यही वो बात है जो हम लगातार अपने शो पर समझाते रहते हैं लोगों को, लेकिन जब कोई निवेशक ये बात बोलता है ना, तो मेरे ख्याल से उसका असर अलग होता है और उसकी सीख जो मिलती है ना, वो भी काफी अलग तरह से लोगों को समझ में आती है। इनका सवाल बहुत अच्छा है, हालांकि ये काफी अनुभवी निवेशक हैं, लेकिन फिर भी किसी भी फंड को ट्रैक करने के लिए आपको बारीकी से वो फंड मैनेजर ने किस किस स्टॉक पे कॉल लिया हुआ है, क्या उनकी
स्ट्रैटेजी है, क्या फिलॉसफी है, न सिर्फ फंड की बल्कि पूरे फंड हाउस की, ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ऐसे में टाटा इंडिया टैक्स सेवर फंड ये कह रहे हैं लगातार अंडर परफॉर्मर रहा है इनकी कैटेगरी का। अब क्या वजह हो सकती है, फंड मैनेजर कौन है, किस तरह से उन्होंने कॉल्स लिए हैं निवेश को लेकर, कुछ बताएं अर्नब जी। देखिए, कोई भी कैटेगरी के फंड्स हो तो उसमें अलग अलग प्रकार के फंड हाउसेज है, वहां पर स्ट्रैटेजी रहती है, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी रहती है और उस प्रकार से वो चूज करते हैं कौन से स्टॉक को चुना जाए और कौन से स्टॉक को कितना वेटेज दिया जाए। इससे भी ओवरऑल रिटर्न्स पे असर पड़ता है और इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी कैटेगरी में अलग अलग फंड्स के रिटर्न अलग अलग होते हैं। अब ये एक चीज है, अगर हम टाटा का टैक्स सेवर फंड के बारे में देखें तो इसने परफॉर्मेंस दिया हुआ है इन द सेंस कि अगर लास्ट 3 साल का हम रिटर्न्स देखें तो वो कंपाउंडेड एन्युअली नियरली CAGR का 20% का ग्रोथ है। एक साल का भी रिटर्न अच्छा है, लेकिन इनका जो प्रश्न है वो ये है कि उनको नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है। अब फंड ने ओवरऑल रिटर्न्स दिए हैं और इनका नेगेटिव रिटर्न दिखाई देना मेरे हिसाब से एक ही कारण हो सकता है, वो ये हो सकता है कि शायद इन्होंने इस फंड में डिविडेंड ऑप्शन चुना है। अब डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है कि जो फंड के पास से जो डिविडेंड आता है उसके मुताबिक NAV गिर जाती है, तो आपको जो रिटर्न्स आते हैं वो डिविडेंड के हिसाब से मिल जाते हैं और कैपिटल गेन्स शायद कम या कई बार इस प्रकार का न भी हो। तो यही एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर हम फंड देखें तो उसने जो रिटर्न्स दिए हुए हैं तो इनका रिटर्न्स पॉजिटिव तो होने ही चाहिए पिछले 4 साल में, लेकिन नहीं है तो यही एक कारण हो सकता है। तो इनको सिर्फ जाके चेक करना होगा कि क्या उन्होंने डिविडेंड ऑप्शन लिया है और डिविडेंड ऑप्शन लिया है तो कितने डिविडेंड्स आए हैं, वो डिविडेंड्स ऐड करेंगे तो उनको इस फंड का रिटर्न पता चल जाएगा और फिर वो कंपेयर करेंगे क्या ये अंडर परफॉर्मर है या ओवर परफॉर्मर। मेरे साथ प्रमोद फोन लाइन पर नहीं है, वरना मैं खुद इस पर क्लैरिटी भी लेना चाहती थी, लेकिन अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आपका फंड जो है वैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन अब अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है और ये नाखुश है परफॉर्मेंस से, तो 2017 से अगर ये SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं, नहीं मेरे ख्याल से लमसम लगाया हुआ है इन्होंने, तो ये 3 साल के बाद अब निकल जाए और किसी और ELSS में लगा लें अर्नब जी। जी देखिए, इनका जो लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का जो सभी ELSS में होते हैं वो तो खत्म हो गया है दिसंबर 2020 में, तो आज उनके पास पूरा फ्रीडम है कि वो पैसा निकाल सकता है। हाँ। निकाल सकते हैं, तो पैसा निकालने के बाद वो उनको जहां डिप्लॉय करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वापस ELSS में ही डाले, वो अपने टैक्स नीड्स के हिसाब से देख के डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो रिटायर्ड है तो शायद कहीं और डालना तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये फंड में पैसा फ्री हो गया है क्योंकि 3 साल का लॉक इन खत्म है। शायद वो इसीलिए नहीं विड्रॉ कर रहे क्योंकि उनको नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है, तो ये क्लैरिटी देख के वो पैसा निकाल भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतन ठक्कर हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया। बताइए, आपको निवेश रणनीति चाहिए हमसे, लेकिन आप किस लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं? अभी मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, पर मेरा एनुअल इनकम 9 से 9.5 लाख के करीब है, 9.5 लाख। तो मुझे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? बिजनेसमैन हूँ और फ्रेशर हूँ। अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आप कितना बचा लेते हैं फिर हर महीना? मैक्सिमम 1.5 लाख और 2 लाख। आप 1.5 से 2 लाख रुपए निवेश करेंगे? पर ईयर आप कह रहे हैं, ठीक है, 1.5 से 2 लाख रुपए आप निवेश करेंगे। कितने साल तक कर पाएंगे आप ये इन्वेस्टमेंट? 15 साल तक। 15 साल तक, ठीक है। क्यों जमा करने हैं आपको 15 साल तक? कुछ पैसे कुछ है ऐसे जहन में, कुछ डिसाइड किया? नहीं, कोई टारगेट तो नहीं है, पर फ्यूचर के लिए 15 साल के बाद। ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि आप कोई व्यवसाय भी करते हैं क्या? किसका कारोबार है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, चलिए ठीक है। हेमंत जी, सालाना कह रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए ये निवेश कर पाएंगे, तो और पहली बार शुरुआत कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की। कोई गोल नहीं है, लेकिन 15 साल का समय है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट बरकरार रख सकते हैं। बताएं अब कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए कविता, एक चीज की तो क्लैरिटी है, जैसा उन्होंने कहा
कि कितना पैसा वो हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी क्लैरिटी है कि उन्होंने कहा कि कम से कम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनकी शायद करंट एज जो है वो 45 है, तो अगर वो सोच रहे हैं कि 15 साल के बाद उनको रिटायर होना है तो वहां पे भी काम आ सकता है। तीसरी बात उन्होंने कहा उनका कोई गोल नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि उनका गोल जो है वो वेल्थ क्रिएशन है। मैं ये चाहूंगा साथ में ये भी करें कि अगर जो बाकी उनकी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या उनकी कुछ लाइबिलिटीज हैं या उन्हें कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टाइम पे, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें ताकि उसमें थोड़ी सी इनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ये सब कि एक तो टाइम होराइजन आपका क्लियर है, लेकिन जब आपको पता हो कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो शायद इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा आसान होता है। तो अगर मैं इनका ये मान के चलूं कि 15 साल इनके पास है यहां से, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा जानना जरूरी होगा कि इसके अलावा उनकी कुछ और इन्वेस्टमेंट्स है कि नहीं है। अगर मैं मान के चलूं कि उनके पास फिक्स डिपॉजिट्स है या दूसरी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में उनका पैसा है, तो ये डेफिनेटली म्यूचुअल फंड एक सही ऑप्शन रहेगी। इसमें कॉम्बिनेशन दे सकते हैं ये इक्विटी फंड्स का, या तो इक्विटी ओरिएंटेड जो हाइब्रिड फंड्स हैं वहां पे इन्वेस्ट करें। गोल बनाने का फायदा थोड़ा सा क्या होगा, मान लीजिए मैं मान के चलूं कि इनको रिटायरमेंट के समय 2 करोड़ लगेगा यहां से 15 साल में, तो 12% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से इनको करीब 40,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे वहां तक पहुंचने के लिए। तो एक थोड़ा सा लक्ष्य बना लें, और जैसा मैंने कहा कि इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड जो है उनमें अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, ये डेफिनेटली वॉलेटाइल होंगे, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करोगे तो जो वॉलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे बहुत कम आएगा। कुछ एक फंड में आपको बताया था जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे उनके फ्लेक्सी कैप फंड है, वो काफी अच्छा फंड है। एक्सिस फोकस वो एक अच्छा है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी इस तरह के फंड है। और हाइब्रिड में अगर आप देखें तो जैसे कोटक हाइब्रिड है वो एक काफी अच्छा फंड है, और कैनरा रिम्को इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस तरह के जो फंड्स हैं 2 या 3 फंड से आप अपनी शुरुआत कीजिए, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। बहुत चैलेंजिंग हो सकता है समय समय पे, क्योंकि 15 साल का आपके पास समय है, आपको उसको कंटिन्यू करना है। बट जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आपके पास हो कि कितना आपको पैसा इकट्ठा करना है, और इसको कुछ अगर आप गोल दे सके, वेल्थ क्रिएशन तो है ही, अगर और कोई गोल भी है डिफरेंट टाइम होराइजन के, उसको भी अपनी प्लान में शामिल कीजिए, ताकि सही तरीके से इन्वेस्ट करके आप जितने भी आपके गोल्स हैं उनको आप पूरा अचीव कर पाए। चलिए, तो चेतन, आपने मनी मंत्रा को अपना सवाल भेजा, तो मेरे ख्याल से मैं ये तो कह सकती हूँ कि शुरुआत आपकी बहुत बढ़िया हो गई है। अब इस पर चलना आपका काम होगा। चिराग हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। हाय चिराग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, फाइन मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था इसमें कि हम जैसे जब भी हमें इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी कुछ करना होता है, फॉर सपोज हमें ये सब पता होता है कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए करना है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना है, कि हम अपना डिसाइड कर लेते हैं गोल। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अभी तो आपके न्यूज चैनल के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, अपने लिए पूछ लेते हैं कौन सी एएमसी बेस्ट है, कौन से फंड्स बेस्ट है। अगर हम पर्सनल लेवल पे जानना चाहें कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो हम यहाँ पर अटक जाते हैं। तो इसके लिए कुछ सजेशन? उसी के लिए ये शो मैंने शुरू किया है मनी मंत्रा। मुझे बताइए, पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर ही हम सलाह देते हैं, लेकिन उसके लिए जानना होगा मुझे कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं चिराग, फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? नहीं मैडम, गोल्स का तो मेरा जैसे मैंने आपको बताया है कि हम कहीं पे भी हमें इन्वेस्ट करना है, हम आपकी गाइडेंस ले लेते हैं। अगर हम पर्सनल लेवल पे अपना करना चाहें, जैसे बिना किसी गाइडेंस के हमें कौन से फंड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हम इस चीज का ध्यान रखें। तो हाँ, तो आप कह रहे हैं कि कैसे चुनाव करें किसी भी फंड का निवेश से पहले, है ना? हाँ जी। हाँ, चलिए यहाँ पर आपको गाइड करते हैं। देखिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना आपको न सिर्फ फंड का चुनाव कैसे करना है, बल्कि फंड काम कैसे करते हैं, बाजार की चाल कैसे चलती है, किस तरह के आपने फंड में निवेश किया है, किस बाजार में वो फंड जो है निवेशित है, ये सब आपको होमवर्क थोड़ा सा करते रहना पड़ेगा। कुछ आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, बाजार को लेकर। तो इसके अलावा फंड का चुनाव कैसे करना चाहिए, हेमंत जी इसमें आपकी मदद करेंगे। हेमंत जी, देखिए कविता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इनका कि फंड का चुनाव हम कैसे करें। फंड, जैसा मैंने पहले भी कहा कि फंड आपका सिलेक्शन जो है वो लास्ट स्टेप होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। शुरुआत आप वहां से नहीं करेंगे। आप कुछ भी गोल बनाए, आपको बहुत थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए करना है, क्योंकि वो आपकी एसेट एलोकेशन बनाता है। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए, ये मान के चलें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे हमने पहले भी बात की, तो अब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि फंड की सुटेबिलिटी। हर फंड का एक इन्वेस्टमेंट गोल रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल वो दोनों मैच होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसमें लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कितना है। देखिए, 2 तरह के फंड होते हैं, फोकस फंड होते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं।
फोकस फंड में थोड़ी कंसंट्रेटेड बेट्स रहती है और जो डाइवर्सिफाइड फंड है उसमें करीब 40 से 50 स्टॉक रहते हैं। तो दूसरी बात आपको ये देखना है कि आपका कंफर्ट लेवल कहाँ पे है। क्या आप थोड़ी कंसंट्रेटेड बेट यानी थोड़ा रिस्क लेंगे थोड़े रिटर्न ज्यादा के लिए, या आप लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक वही है कि आपको परफॉर्मेंस देखनी है। और परफॉर्मेंस आपको शॉर्ट टर्म नहीं देखनी है, लॉन्ग टर्म देखनी है। उसको देखने के लिए आपको दो चीज देखनी है। एक तो ये कि उसका जो फंड का जो बेंचमार्क है उसके सामने फंड ने कंसिस्टेंटली कैसा परफॉर्म किया है। दूसरा, उसी कैटेगरी के जो दूसरे पीयर ग्रुप के जो फंड्स हैं उनके मुकाबले में फंड ने कैसा किया। तीन चीजें देखनी है, सुटेबिलिटी देखनी है, लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देखनी है, तीसरी परफॉर्मेंस कितनी कंसिस्टेंट है। जो फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क अपने पीयर ग्रुप्स के एवरेज से अच्छे परफॉर्म करते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जगह मिलेगी, ऐसे फाइनेंस पोर्टल्स हैं, म्यूचुअल फंड भी आपको ऑप्शन या ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जैसा आपको कविता ने भी कहा, आपको समझना होगा कि ये परफॉर्मेंस की जो एनालिसिस है वो कैसे करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा समय लगाएंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस आएगा और आप अपने लिए जो भी फंड चुनना चाहेंगे आप किसी भी कैटेगरी का आप चुन पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी सवाल व्हाट्सएप पर भेजा है लेकिन फोन लाइन पर हमें मिल नहीं पा रहे हैं। आई भाटिया जी का इनका सवाल है और सीनियर सिटीजन हैं ये और इनको पेंशन भी मिल रही है और इन्होंने 1.5 लाख रुपए की एकमुश्त इन्वेस्टमेंट आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड में कर रखी है और 2,000 रुपए ये निवेश करना चाहते हैं। अर्नब जी, इनका सवाल ये है कि ये सीनियर सिटीजन है तो क्या किसी इंटरनेशनल फंड में अपने पैसे लगा सकते हैं। इन्होंने जो अभी तक अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है उसमें एक्सिस ब्लू चिप है, मिरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप भी है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी इन्होंने और पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 1.5 लाख रुपए लमसम आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल रखा है लेकिन अब इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं जिसके लिए 2,000 रुपए एसआईपी करना चाहते हैं। क्या सीनियर सिटीजन होने के नाते ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए विदेश का कोई फंड या विदेश में निवेश करने वाला कोई फंड ले सकते हैं? देखिए, अगर हम पहली एक बेसिस से स्टार्ट करें कि इनके पास पेंशन और रेगुलर इनकम इनफ है कि जिससे वो अपने ये एडिशनल अमाउंट्स पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो उस हिसाब से जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हम आगे जाके हम देखते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है उसका मिक्स कैसा है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो एक लार्ज कैप फंड है, 2 फ्लेक्सी कैप फंड है और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। लेकिन इनका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या मुझे एक इंटरनेशनल फंड ऐड करना चाहिए क्योंकि इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। तो ऑलरेडी इनके पास जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आ ही जाता है क्योंकि ये फंड के काफी सारे होल्डिंग्स इंटरनेशनल होल्डिंग्स है और वो टॉप होल्डिंग्स में भी आते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑलरेडी उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर में चला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी हो रहा है, तो इसके अलावा इनको एक एडिशनल इंटरनेशनल फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये एडिशनल जो 2,000 है वो कहीं और वो डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो को हम देखें थोड़ा लार्ज कैप टिल्टेड है, वो भी जरूरी है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन पोर्टफोलियो में बैलेंस लाने के लिए उनके पास एक बैलेंस एडवांटेज फंड भी है। तो अगर ये अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, तो पोर्टफोलियो के हिसाब से ये इसमें एक मिड कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं, ये एडिशनल जो छोटी रकम है उसको देखते हुए। चलिए, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज जैसे मिड कैप फंड में आप इनको सलाह दे रहे हैं निवेश करने की और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर है तो उसके जरिए इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर जो ये पूछ रहे थे वो मिल भी रहा है। फोन लाइन पर नहीं है लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन्हें सलाह समझ में आ जाए। अगर ये शो देख भी रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर फंड के नाम जो है वो ले सकते हैं। इसी के साथ अर्नब जी आपका और हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर दर्शकों को आज उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में गाइड करने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन याद रखें कि आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपने सवाल हमें 9619873567 पर व्हाट्सएप करने होंगे और अगर सोशल मीडिया पे हमारा शो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालें या मुझे डीएम भी कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।